बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना को कानून के लिए मतलूब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के हवाले से इकदामात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी लीगल टीम को हिदायत जारी की कि वो तमाम उन ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाए जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस वतन लेकर आया जाए। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको 8 हफ्तों की ज़मानत दी गई थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से 4 हफ्तों के लिए इजाज़त दी थी। ताहम नवंबर 2019 को लंदन गए थे और अब काफ़ी माह हो गए हैं लंदन में ही मुकीम हैं। और ये जो वफाकी काबीना की जानिब से इलामी आया है, इस पर यह भी कहा गया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो रियायत दी गई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपके इल्म में पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और वो अपने बेटे के हमरा लंदन में चहलकदमी कर रहे थे। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो उन्होंने कहा था कि वो लंदन इलाज के लिए गए हैं, अगर वो इलाज अब तक नहीं हुआ, एक तो उसके मुतल्लिक आगाह किया जाए, वगरना वतन वापस आकर जो उनकी कमिटमेंट है उसको ऑनर किया जाए। इस हवाले से आज की हम पहले हाफ में डिस्कस करेंगे। दूसरा, वफाकी काबीना ने जो कराची समेत सिंध भर में बारिशों की वजह से गैर मामूली बारिशें हो रही हैं और निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरम बरम हो चुका है, उस पर भी आवाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं इज़हार तशवीश किया। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। अली नवाज अवान साहब, मावन खसूसी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता परवेज़ साहिबा, हम उनके नहायत मशकूर हैं कि वो लाहौर पहुंची हैं और हमारी रिक्वेस्ट पर DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता परवेज़ साहिबा मेंबर कौमी असम्बली है, मुशरफ नवाज़ की सीनियर रहनुमा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ अली नवाज साहब से हम कर लेते हैं, फिर शाइस्ता साहिबा आपके पास आएंगे। वफाकी हुकूमत ने अब ठान लिया है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए। जानना मैं चाह रहा हूँ कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा कि वो वाकई वतन वापस आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का तो मौक़िफ़ ये है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों के लिए ज़मानत दी, लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए नाम ECL से निकालने का कहा और आज काबीना ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रियायत दी गई। अब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए वो क्या वेज़ एंड मीन्स है जिनको आप इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, देखिए 2-3 चीज़ें इसके अंदर। पहले इसका पस मंज़र देख लेते हैं जो आपने थोड़ा बताया भी अपने इंट्रो के अंदर। पर अगर आपको याद होगा तो हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू किया था और उसके बाद आगे उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ साहब बहुत चेंज हो गए, नवाज शरीफ मर जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उनकी लीडरशिप भी यही कहती थी। खैर वो बीमार हो गए और उनको जो प्लेटलेट्स का मसला था वो आपको पता, उन्होंने कहा वो उसकी ट्रीटमेंट ही बाहर है, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो भी यही बता रही थी। नवंबर में वो चले गए। आज जो बताया जा रहा है, जो नून लीग की तरफ से बताया जा रहा है कि अब उनकी हार्ट के, क्योंकि कोरोना कम हो गया तो वो हार्ट की सर्जरी के लिए कोई उसकी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब है उनके जो प्लेटलेट्स वाला मसला था वो ठीक हो गया। तो एक तो हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जब काबीना ने इन्होंने दरख्वास्त दी थी हमें कि आप हमें नवाज शरीफ साहब को ह्यूमैनिटेरियन बेस पे बाहर जाने दें, तो हमने इनको जाने दिया और शर्त साथ लगाई कि इनके ऊपर करप्शन के कितने इल्ज़ामात हैं, सॉरी जिसमें ये इंडेक्ट हुए हैं वो कितने हैं। वो 7 अरब रुपया बनता था। हमने कहा था कि 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड दे दें, जिस दिन आप वापस आएंगे वो श्योरिटी बॉन्ड आप वापस ले लीजिएगा। ये अदालत चले गए, वो श्योरिटी बॉन्ड चेंज हो गया, एफिडेविट में शहबाज शरीफ साहब की गारंटी ले ली गई और वो चल गए। वो 4 हफ्ते क्या अब 6 महीने होने को आए हैं, वो वापस नहीं आ रहे। और उसके बाद अपने फैसले पर आपको अब नदामत है? नहीं, नदामत देखें, फिर आप उस वक्त का माहौल चेक करें, उनकी रिपोर्ट्स चेक करें। तो और आज भी हम तो ये कह रहे हैं, हमने राशिद साहब तो आज भी कह रही हैं कि वो अपने फैसले पर कायम है। नहीं, मैं बात करने की कोशिश, देखें डॉक्टर्स ने किस चीज़ के ऊपर फैसला करना होता है। आपको कोई बीमारी होती है, आप जाते हैं, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देते हैं और टेस्ट के बाद वो डायग्नोज करते हैं आपकी बीमारी कैसी है और उसका किस तरह का इलाज होगा। हम ये समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है जो वो रिपोर्ट्स दी गई। आपने देखा जैसे ही नवाज शरीफ साहब बाहर गए और अभी तक आप देखें जो बंदा कह रहे थे एक एक मिनट उसका बहुत कीमती है, उसके इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है, 7 महीने से उनका इलाज नहीं हुआ। और देखें हमारा मसला नवाज शरीफ नहीं, हमारा कोई पर्सनल तो नहीं है उनके साथ। हम आज भी कहते हैं कि हम कहते हैं बहुत लाइन्स हैं, सुनते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क पे उनके जो 7 अरब रुपया जो अदालत ने जिस पे उनको सजा दी है, वो आज भी नैब में प्ली बार्गेन कर सकते हैं, 7 अरब रुपया दे सकते हैं अगर रहना चाहते हैं। बाहर दरखास्त भी समात के लिए मुकर्रर हाई कोर्ट में, तो बड़ा आसान तरीका है। नैब में जो इंडेक्ट हुए हैं 7 अरब रुपया जमा कराएं। हमारा कोई पर्सनल ग्रस्त तो नहीं है। अगर वो समझते हैं पाकिस्तान में उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, पाकिस्तान के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो जो कहते थे हम मर जाएंगे,
पर बाहर नहीं जाएंगे, पर वो बाहर चलेंगे। अब मॉरल ग्राउंड्स पे भी उनको वापस आना चाहिए। अब ये देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एनआरओ की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। आप देखें एनआरओ की ब्लैकमेलिंग, और क्या आपने देखा सबसे पहले फैटफ किसके लिए, हमारे लिए तो ग्रे लिस्ट में कब गया था पाकिस्तान, नून लीग के दौर में गया था। और फैटफ से निकलना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। फैटफ के मौजू पर, अगर फैटफ के आज जो लॉ सेनेट के अंदर रिजेक्ट किए गए हैं, देखें कौमी सलामती का मसला है, इसमें ना इमरान खान का मसला है ना किसी और का मसला है, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान का वजूद का मसला है। अगर फैटफ को दोबारा पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान को सैंक्शंस फेस करनी पड़ेंगी। और आपने किस चीज पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यार देखें जो इन्होंने तरमीम नेशनल असेंबली में कल तरमीम शाहिद खाकान अब्बासी ने दी, और उन्होंने तरमीम क्या दी कि आप जो एंटी मनी जो मनी लॉन्ड्रिंग है नैब के अंदर से उसका प्रीव्यू खत्म कर दें। ये उसका हिस्सा पहले से है नैब के लॉ का, ये कोई फैटफ के थ्रू नहीं आ रहा है इसके अंदर, ये कानून पहले का हिस्सा है नैब के अंदर। वो कह रहे हैं आप जो तरमीम कर रहे हैं तो ये एनआरओ हमें दें, आप हमें दें, आप इसमें से निकालें ताकि नैब मनी लॉन्ड्रिंग ना चेक कर सके। ये शायस्ता साहब, ये वो एनआरओ जिसकी बाज़गश्त सुनाई देती है, और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और कसरत राय से सेनेट ने मुस्तरद कर दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल था। दूसरा, मॉरली बात की जा रही है कि अखलाकी तौर पे अब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि गारंटर थे तो उन्हें इसको ऑनर करना चाहिए। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनवार। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो वो क्या भाग के गए यहाँ से, गवर्नमेंट के की इजाज़त से गए, और डॉक्टर्स उनके बनाए करदा बोर्ड को जो बोर्ड ने सजेशंस दी उसके बाद वो गए। आपने ताहिर शमसी साहब के इंटरव्यूज भी सुने होंगे, अगर अली ने नहीं सुने तो मेरा ख्याल है सुन लें तो बेहतर है। डॉक्टर अदनान के अगर फ्रॉड हुआ है तो ये नहीं देखें अली, अब प्लीज आप मुझे बताने दें कि अगर उनका इंटरव्यू सारे टीवी चैनल्स पे चलें और वो हेड कर रहे थे, और आपके जो फैसल साहब हैं, डॉक्टर फैसल इमरान नियाजी साहब के अपने हॉस्पिटल के इंचार्ज, वो बोर्ड के मेंबर थे। आपकी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर जो थी वो थी। तो अब तो पहले सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस और उन सारों को कटहरे में खड़ा करें अगर वो गलत रिपोर्ट्स थी और अगर वो गलत उन्होंने हुकूमत को दी। और अगर मुझे याद है तो नियाजी साहब का एक बयान है कि उन्होंने कहा था कि मैंने अपने तमाम डॉक्टर्स से तस्दीक कर ली है, वो रिपोर्ट सही हैं और मियाँ साहब की हालत अच्छी नहीं है। अब उस वक्त तो इंसानी हमदर्दी थी, लेकिन मैं आपको बताऊं हम उस वक्त भी हैरान थे क्योंकि इंसानी हमदर्दी या इंसानियत नाम की कोई चीज़ इमरान नियाजी साहब में नहीं है। लेकिन उन्होंने उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग की और सेहत पे अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड्स पे ये कहा कि मैं जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनको बाहर जाने दे रहा हूँ। वन थिंग उनमें वो चीज़ है नहीं जो उन्होंने उस वक्त प्रिटेंड किया। बहरहाल वो तमाम मियाँ नवाज शरीफ तमाम लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हुए गवर्नमेंट की इजाज़त से बाहर गए। अब जिस वक्त वो गए वो आप उस वक्त की हालत ताहिर शमसी साहब से भी पूछ लें, फैसल सुल्तान से भी पूछ लें। अब आज की बात करें ना शायसा साहब, वो तो आप ठीक कह रही, उस वक्त की सिचुएशन है। आज की बात अच्छा, आपको 4 हफ्ते की मोहलत मिली थी ना। आज की बात ये है कि उनके जो इश्यूज हैं वो मल्टीपल हैं और वहां पे इनको भी पता है कि यूके में कोरोना के क्या हालात हुए थे और क्या थे। अब वो इतनी शदीद बीमारी में जब जेल से भी हॉस्पिटल आए थे तो चल कर आए थे अल्लाह के फजल से। जब वो उतर के गाड़ी से हॉस्पिटल गए उस वक्त भी चल कर गए थे। फिर वो यहाँ से भी जब जहाज तक गए चल कर गए और वहाँ पे अगर वो एक कहीं चहलकदमी के लिए या कहीं निकलते हैं तो पूरी कैबिनेट जो है ना इस काम पे लग जाती है कि वो कैसे फिर रहे हैं, वो क्यों फिर रहे हैं। हालांकि आप पूछ लें किसी ऐसी जितनी उनकी बीमारियां हैं उसमें चहलकदमी इलाज कब शुरू होगा आप इस हवाले से मुतले करेंगी। पहले तो आप लोग की हेल्थ बुलेटिन्स भी आते थे। अब मेरी बात सुने, वो चले गए। अब वहां के डॉक्टर्स देखें, मैं ना अली ऐवान के कहने से ना नियाजी साहब के कहने से ना किसी के, हमें अपने कायद की जिंदगी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अजीज है। हम किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इन्होंने इतनी कोशिश कर ली वोट बैंक घटाने की, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां के डॉक्टर्स जब इजाजत देंगे, वहां के डॉक्टर्स जब कहेंगे कि वो जा सकते हैं तो वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये बता दीजिए ना, आप भी मेंबर कौमी असेंबली है तो आपने बता दिया वो एक लम्हा अनवार
अनवार वो एक लम्हे भी वहां नहीं रुकेंगे। जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के आ सकता है, उसके लिए दुनिया में अब कुछ नहीं है। वो अच्छा, अब ये वापस बता दीजिए आएंगे, कि जो बिल उनका कल कौमी कुल असेंबली से सरमाया पास हुआ यहाँ था, है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो लेकिन आपका वो पॉइंट आ इनकी गया। ख्वाहिश पे नहीं आएंगे, पॉइंट टेकन। इनकी ख्वाहिश पे नहीं एंटी आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है सेनेट पे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी किया है, अली अवान साहब भी कह रहे हैं कि ये तो कौमी सलामती का इशू है, इसको सियासत की नजर क्यों कर किया जा रहा है। कल कौमी असेंबली से पास हुआ, आज उसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखें अनवार ये मिक्स अप कर रहे हैं नैब कवानीन को और एफएटीएफ के कवानीन को। एफएटीएफ के तमाम कवानीन जो हमने 80% के 90% अमेंडमेंट्स दी और उसको एक बेहतर कानून बनाया। देखें एफएटीएफ में तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसमें हुकूमत क्या और ऑपोजिशन क्या, मुल्क के कौमी मुफाद में वी आर ऑल ऑन वन पेज। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट में आता है तो इसमें सबकी बेहतरी है। और मैं यहाँ अली ऐवान को बता दूं कि वो कोई करना धरना पीएमएलएन का नहीं था जो वो ग्रे लिस्ट में गए। उस वक्त दहशत गर्दी, उस वक्त जो कुछ हालात थे और जिस तरह तमाम पार्टीज को ऑन वन एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के इनको भी एक कंटेनर से उतारा था और साथ बिठाया था, उसमें हमने अपनी अना का मसला नहीं बनाया था और एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। तो डोंट मिक्स नैब कवानीन को एफएटीएफ के साथ मत मिक्स करें एंड डोंट ट्राई टू हुडविंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनको क्लियरली बताएं, झूठ मत बोलें, क्योंकि इनको आदत है झूठ बोलने की। अली अवान साहब बताएंगे उनका वो तो लंदन में डॉक्टर्स जो डेट बताएंगे जी, और नैब के कवानीन देखिए, नैब मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं भी आने वाले वक्तों के लिए बन रहे हैं। उसका मैंने पहले भी कहा था कि किसी का फायदा और किसी का नुकसान तो होगा इसमें। ओके, फिर आपका नुक्ता आ गया। बनने जो आने वाले वक्तों के लिए बेहतर। ठीक है, वो तो कह रहे हैं क्लियरली कि जो, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल कहा था जब आपके खिलाफ व्हाइट पेपर लेकर आई नून लीग की जमात, जब लंदन के डॉक्टर्स सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, तब वो वापस आएंगे। नहीं, मेरे तो ख्याल है बेचारे मेरे डॉक्टर अदनान की तरफ से मुझे फाइल करता हूँ कल कोई पिटीशन हाई कोर्ट में कि इज़हार राय का मौका तो दें बेचारे को। इधर था तो हर वक्त बोलता रहते थे, हर वक्त ट्वीट आते रहते। जब से बेचारे इंग्लैंड गए वो तो बेचारे बिल्कुल डेफ एंड डम हो गए। तो इज़हार राय का मौका मिलना चाहिए डॉक्टर अदनान। हम उनको भी सुनना चाहते हैं कि बेचारे इतना बोलते थे। लंदन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं पता नहीं क्या मतलब उधर भी देखिए क्या निजाम है इनका। देखिए इसीलिए तो कहते हैं नून लीग बुनियाद फ्रॉड है। मैं मुझे बात तो करने कहने से नहीं बोलेंगे। अच्छा, मुझे पता है ना, मेरे कहने से बोलेंगी ना डॉक्टर अदनान बोलेंगे। आई नो दिस थिंग, मुझे पता है। मैं और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरी बात थोड़ी सुन लीजिएगा, गुस्सा आएगा आपको पर रिलैक्स। अच्छा, मैं आप क्या आपके सामने मैं रिलैक्स ही रहता हूँ, आपको पता है। आप इतने मौके वैसे मुझे दे देती तो मैं ये बात करने की देखिए कितनी जबरदस्त नून लीग की जो बुनियाद है ना, वो फ्रॉड की बेस पे। आप इनको उठा के देख लें कि कैसे ये बने, कैसे ये हुकूमत में आए, किस किस को डिच किया, उसके बाद एनआरओ लिया। हमेशा जैसे आप याद होगा मुशर्रफ टाइम के वक्त एनआरओ लेके भाग गए। जब वापस इलेक्शन थे, वापस आ रहे थे तो कहते थे हमने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हम तो कोई एनआरओ करके नहीं गए। वो बेचारे हरेरी साहब को आना पड़ा, दिखाना पड़ा कि ये 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे। वो कहते नहीं 10 साल का नहीं किया था, 5 साल किया था। और मतलब आप बात तो इनके लिए रिपोर्ट फर्ज करना, फ्रॉड करना कोई आपको याद होगा, आपको याद होगा इनके लिए कोई मसला ही नहीं होता। सजाद अली शाह साहब आपके चीफ जस्टिस होते थे तो इन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से फैसला करा दिया था, माशाल्लाह चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला करा दिया। तो आप याद ना ब्रीफ केसेस, वो भी मैं बात लंबी हो जाएगी। तो ये तो फ्रॉड का मतलब माहिर है, कैबिनेट की तरफ से अज़म का इज़हार हुआ है, ये माहिर है। फिर इन्होंने अभी बात की मैम ने एक और बात की, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कहने से। ये ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था असेंबली के अंदर कि खान साहब पनामा शनामा लोग 10 दिन से भूल जाएंगे, फिक्र ना करो। तो आप पनामा की वजह से क्या 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 भुगत रहे हैं इनके सामने। तो ये यही समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ है, पाकिस्तान की अवाम समझती नहीं है। लोग नहीं भूलेंगे जिस तरह आप यहां से गए हैं। अगर हाई मॉरल ग्राउंड देखा जाए, आप समझते हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ आपके दिल धड़कते हैं, तो आपको तो वापस आ जाना चाहिए। अगर इलेक्शन होता है तो अपनी बेगम को आप स्ट्रेचर पे छोड़ के, बेड पे छोड़ के आ सकते हैं। जब इस तरह के जब मसाइल होते हैं तो आप क्यों नहीं आ रहे? आपने कहा प्लेटलेट्स का मसला है, जिसका इलाज बाहर से होगा। प्लेटलेट्स तो उनके ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब तो मुझे हार्ट का ऑपरेशन शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स इज द बेस्ट हॉस्पिटल, इन्होंने खुद बनाया हुआ है, उसके राइमंड के अंदर है, वहां के इलाज करा लें।
اور زیادہ مسئلہ ہے تو 7 ارب روپیہ دے دیں پاکستانی عوام کا جو چوری کیا ہوا ہے جس پہ آپ کو سزا ملی ہوئی ہے. اس کا تو جواب میں ان سے لے لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مکس اپ نہ کریں فیٹو اور نیب کا ونی کو. پھر انہوں نے غلط بات کی میم نے, تھوڑی سی کریکشن کر دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ اندر گئے تھے نا اسمبلی کنٹینر سے تو مسئلہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے قومی سلامتی کا جب مسئلہ ہو, جب پاکستان نے آگے کی طرف پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہو, تو یمن فوج بھیجنے کی بات ہو رہی تھی, فیٹف کی بات نہیں ہو رہی تھی, یمن فوج بھیجنے کی بات ہو رہی تھی. اور سب سے زیادہ خان صاحب نے کہا تھا ہمیں دوسرے فریقوں کی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے, پاکستان کو جو فیصلے کرنے پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات کو دیکھ کے کرنے. تو خان صاحب ہم لوگ اندر گئے تھے, خان صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی اس وقت, اور یمن فوج نہیں گئی تھی اس وقت بھی, ملکی سلامتی کا مسئلہ تھا. ہم نے اپنی ایگو پیچھے رکھی, اندر گیا. نیب قوانین میں ترمیم, اینٹی منی لانڈرنگ اور فیٹف علیحدہ چیزیں. فیٹف میں کچھ سمجھ نہیں ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو وہ بھی آپ سے ایم این اے سیکنڈ ٹائم ہے. میم جو مرضی کہیں جی, بڑی کہہ سکتی ہیں, ہم کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے, میں تو دلیل کے ذریعے کوئی بات کر سکتا ہوں ان سے, ورنہ وہ ڈانٹنے لگ جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے, اور اس کے اندر ایک اینٹی منی لانڈرنگ ہے. اینٹی منی لانڈرنگ نیب کی پریویو میں آتا ہے, نیب لا کے اندر, نیب لا کے اندر. اس میں کوئی ان کی حکومت رہی ہے 5 سال چینج کر سکتے تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, مل کے چینج کر سکتے تھے. ان کے تو آپس میں گٹھ جوڑ تو ہے نا, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز بیک. این آر او انہوں نے ایک دوسرے کو بھی دیا ہوا ہے 18ویں ترمیم میں کہ مل کے نیب کا چیئرمین لگائیں گے. نو بڈی ڈیم کیئر اینڈ نو بڈی ڈیئر. میم they can't scratch their back. جی شاہد صاحب بتائیے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں. آپ بتا دیں نا کون اسکریچ کر رہا ہے, جواب ان سے پوچھ رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو مجھے پوچھتے ہیں کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کس کو ہر وقت سناتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او مطلب اپوزیشن کیا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یا جیسے شہزاد یا شہزاد اکبر نے پتہ نہیں کس کو کہا ہے محکمہ زراعت سے پوچھ لیں, ان سے پوچھیں وہ کون ہے محکمہ زراعت, اور وہ کون ہے جس کو نیازی صاحب ہر وقت چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. ان کے دیکھیں if they say کہ نیب is an autonomous body اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو پھر ان لوگوں کو چیخو پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں انوار, جو یہ نیب کے لا رہے ہیں رولز, اس میں دیکھیں ہمارے تو لوگ تقریباً اب بھگت چکے ہیں اور کچھ بھگت رہے ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں. آنے والا وقت جو ان کے سر سے پاؤں تک یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ, ان کے لیفٹ رائٹ سینٹر فرنٹ پہ بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں کہ ان کا کیا بنے گا. آج یہ ہے نا کہ ایک انونیمس کال جا سکتی ہے, اس میں نیب کے لاز میں ہے کہ ایک انونیمس کال پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. اب مجھے بتائیں کسی سیولائزڈ ملک میں, کہیں مہذب ملکوں میں یہ ہوتا ہے؟ یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف کہ آپ کون ہیں. آپ کی ترمیم کیا تھی جو ریجیکٹ ہو گئی, نیب لا کو پریویو سے نکالنا چاہ رہے تھے آپ؟ اور تمام انہوں نے نہیں جی کوئی نکالنا نہیں چاہ رہے تھے, ان میں ترمیم اس کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے. کیا بہتر بنانا چاہ رہے تھے بتائیے نا. انہوں نے ایف اے ٹی ایف کے لاز میں دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انونیمس نہیں ہونا چاہیے, جس کی بھی کمپلینٹ ہے وہ سامنے آئے اور بتائے. نہیں تو دیکھیں آپ کو کل اٹھ کے کوئی کہہ دے, مجھے آپ سے دشمنی, مس یوز ہونے کا کتنا چانس ہے. اگر ہم اس کو بہتر کر لیں کہ جس کو بھی کوئی کمپلینٹ ہے وہ سامنے آئے, اپنی آئیڈینٹی بتائے, ظاہر کرے, اور جو کمپلینٹ ہے وہ ظاہر کرے. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی کے کہنے سے کسی کو اٹھا لیں گے اور 6 مہینے کو پھر آگے اور 90 دن کر لیں گے. مطلب ایسے نہیں ہوتا, 3 مہینے اور آپ غائب کر دیں گے لوگوں کو. دس از ناٹ رائٹ. دیکھیں لا کسی کے لیے نہیں بنتا, ہے یہ جوائنٹ سیشن میں پھر دوبارہ آنے والی نسلوں کے لیے. یہ دوبارہ جوائنٹ سیشن میں جائے گا معاملہ؟ جی آئی ڈونٹ نو, اب اس کا ڈیفینیٹلی ابھی یہ وہاں سے ریجیکٹ, کیونکہ یہ جتنی ترمیم دی گئی ہیں ان لوگوں نے نہیں ایکسیپٹ کی, کیونکہ یہ پتہ نہیں میرا نہیں خیال علی ایوان اور یہ سب کس چکر میں ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ملک چاہے جائے بھاڑ میں, جو ملک کے حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے کہ غریب بیچارہ چیخ پکار کے بھی اب بالکل بے دم ہو گیا ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, نہ چینی مل رہی ہے, نہ گھی ڈبل ہو گیا ہے, یہ پوچھتے تھے کہ یہ کس چکر میں آپ نے کہا, چھت نہیں, مطلب یہ کس چکر میں ہیں. ان سے پوچھیں یہ کیا اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ جھوٹ کے یہ ماسٹر ہیں.
झूठ बोल बोल के वो आपको कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं। चलिए ये इनसे भी पूछ लेते हैं। और आपने कहा कि वो मैनेज कर लेती है, नून लीग जो हर चीज मैनेज कर लेती है। मैं 10 झूठ गिनवा सकती हूँ यहाँ बैठे बैठे, 10 झूठ जो ये बोल चुके हैं। अनवार भाई गलत बात कर रहे हैं। अनवार भाई मैंने बिल्कुल ये नहीं बात की नून लीग झूठ बोलती, मैंने ये फ्रॉड करते हैं। मोर बिगर क्राइम देन झूठ से पैसे नहीं कमाए जाते ना, फ्रॉड से पैसे कमाए जाते। देखें फ्रॉड और अच्छा ये बताएं शायद साहब, शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हैं जी। शायद साहब शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हुए हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की है। अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश की जा रही है, क्या तय पाया है फजल रहमान साहब के साथ? देखें वही जो पहले दिन से था कि उनको कोई वो तो आपसे नाराज है ना, अब तो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले नहीं कर रहे थे। कोई नाराज नहीं, अनवार कोई किसी से नाराज नहीं है। थोड़ी सी देखें डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टोज हैं, आइडियोलॉजीज फर्क हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनको यकजा होने पे लेकिन एक पॉइंट पे सब यकजा हैं। वो क्या? कि ये इस नालायक नाअहल और झूठी हुकूमत को जितनी जल्दी फारिग कर सकें वो इस मुल्क और कौम के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर। ये जी अली साहब ये इसका जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं इस वन पॉइंट एजेंडा पे मुख्तलिफुल ख्याल अपोजिशन एक पेज पर है। मैम मेरी मैम का वैसे ही बहुत बड़ा दिल, चाहे मौलाना फजल रहमान इनको सहूलतकार कहते रहे, इन्होंने कहा हमने बैठना उनके साथ, हमने उनकी सरबराही में आगे जाना है। वो कहते हैं सहूलतकार हैं, मुझे नहीं पता किसकी सहूलतकार है। आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? जिसके आपको बुरा नहीं लगा तो मुझे क्यों लगेगा? सच्ची बात है, यू राइट, मुझे नहीं बुरा लगा। आपको नहीं लगा तो मुझे क्यों लगेगा? आपको कोई सहूलतकार कह रहा है तो मुझे क्या बुरा लगना चाहिए? मौलाना फजल आपके लिए तो तमगा इम्तियाज है ये। खैर मैं और बात करने लगा था। और चलो एक चीज, एपीसी की जो आप बात कर रहे हैं, एपीसी अब देखें, पहले एक ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड लीडरशिप की एपीसी होनी चाहिए, पीएमएलएन की। जी इनकी एक लीडरशिप एपीसी ये होनी चाहिए कि इनमें लीडर है कौन। अभी तक तो इनको यही नहीं पता कि हमारा लीडर कौन है। अभी तो कभी कोई कहता है शहबाज शरीफ लीडर है, कोई कहता है मरियम नवाज शरीफ लीडर है, कोई कहता है कि खाकान अब्बासी नाराज हो के अपना ग्रुप बनाया हुआ है। इनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं, पहले ये अपनी एपीसी करें, उसमें से लीडरशिप आगे लेके आए। इनसे पूछें कि शहबाज शरीफ अगर ये देते हैं तो मरियम जाएंगे उस कॉन्फ्रेंस में? बताएं, अभी जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा इनको। जी शायद साहब पिछली दफा एपीसी हुई, शहबाज शरीफ साहब गए, मरियम नहीं गई। जब मरियम जाती है, इनका आपस का मसला, उसके बाद पीपल्स पार्टी है दूसरी जमात, अब पीपल्स पार्टी का क्या मसला हो गया? चलो अली काफी हो गई, चुप कर जाएं। मैम आप तो डांटने लग जाती हैं अल्लाह की कसम। इनके बेटे के नाम अली परवेज वाले कह रहे हैं। अच्छा मैम क्या कह रही हैं? मैम ने बड़ी जबरदस्त पिछला आर्गुमेंट किया। मैम ने कहा अनोनिमस कॉल पे ये मसला कि यार इस मुल्क में पता है शहबाज शरीफ मलिक कयूम को फोन कर रहा है, उसे कहना है इतनी सजा दी, उसका कुछ नहीं हुआ तो अनोनिमस से हमें डर रही है। इनको क्या डर है? इनको क्या डर है? हमने तो भुगत दिया, अब आप लोगों की बारी है। अब यार सुने, एक जुमला का मुकम्मल है, फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं पीपल्स पार्टी की बात करने लगा हूं। अब पीपल्स पार्टी का क्या मसला है? देखिए इनका असल मसला इनकी क्रेडिबिलिटी है। ये मॉरली देखें, ये लोगों में नहीं जा सकते, लोग इनके पीछे नहीं निकलते। आप लोग वो लोगों इनके पीछे नहीं, चीनी और आटे की वजह से एहतजाज कर। सही बात, कितना बड़ा मसला है। चीनी महंगी हुई है, जी आटे का क्राइसिस है। आज अभी तक एक रैली दिखा दें जो इन्होंने चीनी के ऊपर की हो, महंगाई के ऊपर की हो, आटे के ऊपर की हो, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है उसके ऊपर कोई तरीक ही ले आए हो। शायद साहब ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। इनका मसला क्या? भाईजान मेरा लूटे हुए पैसे को आप किस तरह जायज करार देंगे? जी शायद साहब जी इस पे एहतजाज क्यों नहीं करते आप लोग पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर? मेरी बात सुने। जी पार्लियामेंट में जी बात कीजिएगा। अनवार अगर इनको चुप कर लें। देखिए मेरा जाती कॉलिंग अटेंशन 3 दफा से आ रहा है आटे और चीनी पे, ये वहां तक पहुंचने, पोलियो पे। ये एक्चुअली जब इनसे कोई सवाल का जवाब मांगो ना अनवार, ये चोर 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 करने लगते हैं ताकि इनको जवाब ना देना पड़े। अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये 90 की सियासत, जो मलिक कयूम जब इनको कुछ नहीं सोचता तो ये उठ के मुझे कहने लगते हैं कि जी हम मलिक कयूम वाली सियासत नहीं करते। आपको क्यों कहते हैं मलिक कयूम साहब का? तुम तो एक मिनट मेरी बात सुने। दूसरी बात, इनसे ये पूछें कि किसने पीटीवी पे चढ़ाई की, आज आपके साथ बैठ के बड़ी कहानियां डाल रहे हैं। किसने पार्लियामेंट को बेतौकीर किया था कपड़े गंदे टांग के? किसने आईजी की टांगे वहां तोड़ी थी वो डंडे खारदार डंडों से? कौन अपने लोगों को वहां थाने से छुड़ा कर ले गया था? आईजी नहीं थे। मेरी बात सुने, करने के
کرنے کے لیے یہ باتیں بہت اچھی ہیں علی ایوان صاحب کو کہیں, لیکن لوگ ان کا چہرہ بہت اچھی طرح پہچان گئے ہیں. APC اور دوسری ہوگی بات کہ اگر ہم کال دیں گے, دیکھیں اگر ہم ابھی احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی میں, اگر نہیں ہم اپنے ہر آپشن کو آزمائیں گے, اور آخری آپشن ہے پھر اسٹریٹ پاور. اور یہ ڈرے اس وقت سے, یہ بھول گئے جب مریم نواز کی ریلیز کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا تھا, کوئی چینل اس کی ریلی نہیں دکھا رہا تھا. وہ تو مریم نواز صاحب لیڈ کریں گی یا شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے ریلیز کو؟ دیکھیں that is our problem. انوار, that is our problem. یا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ کون ہمیں لیڈ کرے گا. آپ سب یہ لوگ کیوں اس بات میں پریشان ہیں کہ کون لیڈ کرے گا؟ یہ ڈرے اس وقت سے جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو ان کی نااہلیاں اور نالائکیاں ہیں, جس سے ڈرے اس وقت سے. علی ایوان صاحب ڈرے اس وقت سے کہہ رہی ہے. شائستہ صاحبہ, مجھے تو اس اپوزیشن پہ بھی ترس آتا ہے. یہ بیچارے نا لوگ سے باہر نکال نہیں سکتے, اور ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں لوگ خود باہر آ جائیں. یہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں لوگ خود باہر آ جائیں. ان کا ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے. خدا واسطے یہ دیکھیں انہوں نے کیا ٹیز رکھے ہوئے. نون لیگ کی زبردست چیز ہے, یہ اپوزیشن کبھی پاکستان میں نہیں گزارتے. ان کی لیڈرشپ ان کی اٹھا کے دیکھیں شہباز صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں. اچھا مان لیں بھی شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, مان لیں کہ شہباز شریف صاحب لیڈر ہیں, مان جائیں. وہ کہیں گے ہماری پارٹی کا, ابھی کہیں گے نواز شریف کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں, مریم کے علاوہ کوئی لیڈر. ان کے بہت سارے مسائل ہیں بیچاروں کے آپس میں. چل میں باقی ٹھیک کہتے ہیں, ہمیں نہیں آنا چاہیے اس کے اندر, یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. اب حساب لگائیں, آپ کو پتہ ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے یا اس کی جگہ جو ہوتا ہے, وہ کسی وقت کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے اسمبلی میں, اور اسپیکر باؤنڈ ہے اس کو ٹائم دینے کا. ان پہ یہ ٹائم آ گیا نون لیگ پہ کہ میم کو کالنگ اٹینشن نوٹس ڈالنا پڑتا ہے مہنگائی پہ, کیونکہ ان کا اپوزیشن لیڈر مہنگائی پہ بات نہیں کرتا. کل بھی وائٹ پیپر میں آج بھی کہہ رہے تھے پارٹی کا پلیٹ فارم, پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے, پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم موجود ہے, سب سے زبردست فورم ہے پاکستان کا. اگر آپ لوگوں کو ریپریزنٹیشن کرتے ہیں, اچھا میں مان لی آپ کی معافی, تھوڑا انتظار کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا فورم ہے, اور پارلیمنٹ کے فلور پہ اپوزیشن لیڈر صاحب آ کے مہنگائی کی بات نہیں کر سکتے, انہیں وائٹ پیپر جاری کرنا پڑتا ہے. یہ کس طرح کے مسئلے ہیں؟ پہلے بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. پہلے کہتے ہیں ووٹ نہیں دیں گے, پھر پتہ نہیں انونیمس کال پہ ووٹ دے دیتے ہیں. انونیمس کال پہ ووٹ دے دیتے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں. مجھے شائستہ صاحبہ یہ انونیمس کال پہ آپ لوگ ووٹ دیتے تھے, پہلے کہتے ہیں ووٹ نہیں دیں گے. علی ایوان صاحب کہہ رہے ہیں, کل خارجہ آصف صاحب نے فلور پہ کہا ہے. میری بات سنیں, میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتی انوار کے انونیمس کال یا کچھ, کیونکہ میرے کسی بندے نے, منسٹر نے یا کسی پارٹی کے ممبر نے آ کے نہیں کہا کہ محکمہ زراعت NRO دیتا ہے. پلیز ان سے پوچھیں وہ کون سا محکمہ زراعت ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے, اور پھر اتنا ڈر گئے کہ رات ہونے سے پہلے معافیاں مانگ لیں کہ نہیں 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 ہم نے کچھ نہیں, میں نے نہیں کہا, وہ غلطی ہو گئی. تو ان سے پہلے پوچھ لیں کہ کون ہے محکمہ زراعت, پلیز ہمیں بھی روشنی ڈال دیں تو کچھ اچھا ہوگا. اور دوسری بات, ان سے پوچھیں کہ یہ اسمبلی کو چلنے کیوں نہیں دے رہے. یہ ہر شروع ان کی سیاست ہوتی ہے نواز شریف, ختم ہوتی ہے نواز شریف. بیچ میں لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بجلی کی اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پانی ہے نہیں, دوائیاں مہنگی ہو گئیں, آٹا مل نہیں رہا, چینی ان معاملات پر APC ہوگی, ان ایشوز پہ ہوگی APC. گورننس, تمہاری گورننس کہاں ہے؟ نہیں جی, یہ کمبائن ہو کے اس نااہل اور نالائق حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم نے وے فارورڈ تلاش کرنا ہے. بس لاسٹ ورڈ جی, وے فارورڈ تلاش کرنا ہے. اپوزیشن تو اب یکجا ہوتی ہے, آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوئی؟ نون لیگ کے MNAs پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے. یہ بیچارے, ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹی وی پہ جا کے نا ایک آپ نے بتانا ہے کہ بڑی ریزسٹنس ہے, ہم بڑا شو کر رہے ہیں, ہم یہ کر دیں, پھر اوپر سے فیصلے چینج ہو جاتے ہیں, پھر جا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. یہ لوگ, ان کا اپنا مسائل اور ہیں, ان لوگوں کے اور دوبارہ یہ اس قانون پہ ووٹ پڑ جائے گا. یہ دیکھ لیں تھوڑے دن میں آپ کے سامنے, تھوڑے دنوں میں یہ سینٹ پہ جو ووٹ دیں گے یہ لوگ. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان بیچاروں کو نہیں پتا. ان کے میں اس لیے میم کو میں کچھ کہتا نہیں. تو اس کے بعد ذرا سے APC بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ آج سے پہلے ہوا کیا کہ سینٹ میں انہوں نے کہہ دیا چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں گے, اور اس کے بعد واپس لے لیجئے ڈپٹی چیئرمین کی باری ہے, انہیں کہا وہی نہ ہٹ جائے بیچارہ جو ان کا اپنا بندہ ہے سلیم مانڈی والا, انہیں کہا معافی دے دیں, نہیں ہٹا سکے. اس سے بڑا اچھا ٹائم تھا, APC کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, APC کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ جاتے ہیں جو حکومت سٹنگ گورنمنٹ اگر بجٹ نہ پاس کرا سکے نا,
तो आप समझे उसके अदम एतमाद है उसके जाहिर सी ऊपर। बात है। तो इन्होंने इतनी बातें की, APC उससे पहले हुई, तो आपको कोई डर नहीं अपोजिशन के इकट्ठे? नहीं, हम तो अब इन पे हंसी आती है बेचारों पे। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुआ क्या, पिछली दफा हमें 20 वोटों से हमने पास कराया था बजट, इस दफा 40 वोटों से कराया। इन बेचारों को क्या है, इनका काम है। लेकिन आप समझते हैं जो महंगाई का इशू, ये चैलेंज है आपके लिए? ये चैलेंज है। आज देखें, बात असल है, इसमें बात होनी चाहिए। कहते हैं ना, हम क्यों बात करते रहते हैं नवाज शरीफ की, ये बात ठीक कर रही है कि हमें तो वाकई सुबह दोपहर शाम जब हम हुकूमत में हैं, हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में आज जो सबसे बड़ी बुराई क्या है। आप इस मुल्क में सारे इदारे जो हैं वो फेल हो गए, क्यों? बिकॉज ऑफ वन थिंग, करप्शन। उसका तोड़ निकालना, खत्म करें ना। ये तो क्या है, देखें ना, आपने लोगों को बताना है कि इस मुल्क में जिसने करप्शन की है उसका ये हाल होता है। इस मुल्क में करप्शन अलाउड नहीं है। वो तो ठीक हो जब गया। चाहेंगे आप, जब भी हमें बात होगी, हम बताएंगे कि इस मुल्क का चोरी का पैसा एवन फील्ड पे लगा है, जिसको एवन फील्ड उन्होंने कहा मेरा नहीं है, और आज भी जाके देखें नवाज शरीफ वहां बैठा है। हाँ, ये अच्छी बात है अगर ये मुल्क के हमदर्द हैं और कहें कि हमें आज मेरी एक सोच अच्छी हो गई है, अब मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूँ, मैं एवन फील्ड भेजता हूँ, और जो मैंने उस मुल्क में 30 अरब डॉलर कर्जा लिया था उसमें अपना हिस्सा डालता हूँ और मैं उसको चुकाता हूँ। बिल्कुल है पाकिस्तान, हम बिल्कुल नवाज शरीफ का नाम लेना छोड़ देंगे। वो कह रहे हैं हम छोड़ देंगे नवाज शरीफ साहब का नाम लेना। कोई एक अचीवमेंट बता दें जी। मैं बता देता हूँ, अभी केपी में सुने मैम, सुने, ये आप लोगों का दिमाग उधर जाता नहीं है। केपी में 4 करोड़ पॉपुलेशन के लिए सेहत का 10 लाख रुपया इंश्योर्ड कर दिया गया है। आप सोच नहीं सकते, दुनिया डेवलपमेंट नहीं सोच सकते जिस तरह इस मुल्क में कोरोना से पाकिस्तान की लीडरशिप ने निकाला है। दुनिया कह रही है जापान, हमें एज ए रोल मॉडल लेना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने इकोनॉमी को ठीक किया है, जिस तरह इकोनॉमी को ठीक किया है, अली अवान, अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने करम किया है। 20% जी, अल्लाह ने बिल्कुल करम किया है। हाँ, रेमिटेंसेस हमारी 22.5 बिलियन पे चली गई है। ये वाकई आपके लिए अचीवमेंट ये थी कि कारोबार रुक गए, सब कुछ रुक गया। में एक साल में कितना पैसा खाया है, सब कुछ ये अचीवमेंट नहीं है हमारी, ये अचीवमेंट नहीं है। शायद साहब इन्होंने बहुत सी गिनवा दी, आप जल्दी से बात कीजिएगा, फिर सेगमेंट क्लोज करना है। इनको कहें मेरी बात सुने, इनको कहें बाहर जाके सर्वे करें और लोगों से पूछें कि आज ये नवाज शरीफ चोर है कि नहीं है। अब क्या हालात ये सर्वे करें कि नवाज शरीफ चोर है कि नहीं है। नवाज शरीफ कहाँ खड़ा है और इमरान न्याजी साहब तो मैं कह रहा हूँ ना, बाहर जाके सर्वे करते हैं मैम के नवाज शरीफ चोर है कि नहीं है, अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा, करें जी सर्वे, एक क्वेश्चन पे करें जी कि नवाज शरीफ चोर है कि नहीं है, आप लोगों बता देंगे आपको। करें कल सर्वे जी, इस्लामाबाद में करें। चलें, ऑन दिस अनहैप्पी नोट आप दोनों के दरमियान जो मैं चाहूंगा कि जरा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू को आप इख्तिताम की तरफ लेकर आएंगे। सच बोलना, इनको सच बोलने की आदत डालें, पीटीआई को सच बोलने की आदत डालें। चले वो अच्छा, आप बता दें नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, सच बोलिएगा। कोई डेट दे सकती है वैसे चलते चलते? जब सेहत अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो इंशाल्लाह जल्दी वापस। ये गवर्नमेंट में सेहत आती है, ऑपोजिशन में सेहत नहीं आती। चले, अल्लाह करे कि उन्हें सेहत दे, वो जल्दी वापस आए। शाइस्ता साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अली अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमने जैसे आपको बताया कराची और पूरे सिंध में गैर मामूली बारिशों की वजह से रेन इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान के अंदर भी इंसाफ बुनियाद थी। कायद-ए-आज़म खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, एक रूल ऑफ लॉ में मानते थे। और कायद-ए-आज़म फॉर मी ही विल ऑलवेज बी अ रोल मॉडल। क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का? इसने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो जो कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल है वो है तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल। जो भी मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। मदीना के रियासत के असूल है, इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान में लेके आता रहूंगा। मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो इसको बनना चाहिए था। हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह करेंगे। मेरा ये ईमान है कि ये पाकिस्तान उठेगा
जब इंशाल्लाह हम उन उसूलों के ऊपर अपने मुल्क को लाते रहेंगे। पेशावर के लिए काफ़ी अच्छा जो है एक मंसूबा है, जिसमें सफ़र की आसानी जो है वो हो गई है लोगों के लिए। जो बसेस है उसमें सहूलियात भी काफ़ी है, यानी आप एसी वगैरह है, नेट की फैसिलिटीज़ है और आरामदेह सफ़र है, खुसूसन स्टूडेंट्स के लिए। और जो बीमार लोग हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं या ख़वातीन के लिए जो मसले मसाइल थे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो भी इससे हल हो जाएगी। बहुत अच्छा मंसूबा है पेशावर के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम रुख करेंगे शहर कायद कराची। आपने आज देखा दिन भर कराची में मूसलाधार और मुसलसल बारिश हुई और ये मानसून का छठा स्पेल है, जिसकी वजह से कराची के तमाम एरियाज़, जितने पॉश एरियाज़ भी हैं और जो नशेबी इलाके हैं, वो बिल्कुल ज़ेर आब आ गए हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है। 3 लोग की अमवात भी हुई हैं और मैं देख रहा था कि चाहे वो नाज़माबाद हो, शादमान हो, लांडी का एरिया हो, डिफेंस का एरिया हो, या आप विजुअल्स दे सकते हैं, आगा खान हॉस्पिटल का एरिया हो, गुलशन इकबाल हो, और फिर इसके साथ साथ ये कराची की मुख्तलिफ शाहराहों के विजुअल्स हैं कि नकासी आपका निज़ाम है वो दरम बरम है। वैसे बारिशें बहुत ज़्यादा भी हुई हैं और इसी वजह से वज़ीर आला सिंध ने कराची समेत पूरे सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। उसके हवाले से भी जानेंगे कि इससे क्या मुराद होती है और क्या इस बेहतर प्लानिंग अगर की जाती तो वो इस तरह पानी ना आता और लोगों का इतना जानी और माली नुकसान ना होता। ये वो बुनियादी नुकता है, क्योंकि अब जो बारिशों का स्पेल आया है इसकी वजह से कराची के अलावा मैं देख रहा था बदीन हो, सजावल का इलाका हो, टंडू मोहम्मद खान हो, मीरपुर खास हो, हैदराबाद हो, वहाँ पर भी बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया। इस पर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं और मुल्की मामलात पे बिलअमूम और कराची के मामलात पर बिलखसूस गहरी नज़र रखते हैं नासिर बेग चुगताई साहब। उन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या मामला क्या है। बारिशें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मेरे ख्याल में कराची में ऐसी बारिशें माज़ी करीब में हमने नहीं देखी। क्या बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है या फिर जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब कोफिद नहीं कर रहा? नासिर भाई, जो कराची की बढ़ती हुई आबादी है उसकी ज़रूरियात के मुताबिक आपका तज्जिया क्या है? इस पे कई पहलू हैं और इसमें किसी एक पहलू को हम दूसरे से अलग नहीं कर सकते। पहली बात जो आपने कही बारिश, तो आपने शायद मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी में इतनी बारिश कराची में नहीं देखी। अच्छा। 1930 का रिकॉर्ड है जो टूटा है आज। और अगर आप PF मसूर बेस और फैसल बेस के फिगर्स निकाल लें तो सिर्फ फैसल बेस पर 346 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अपना एक रिकॉर्ड है। तो खैर, मुझे बाज़ औक़ात जब आपने सवाल किया तो कुछ शेर परवीन शाकिर के थे कि कुछ नाखुदा के फैज से साहिल भी दूर था, कुछ किस्मतों के फेर में गर्दाब आ गए, ऐ आँख अब तो ख्वाब कि दुनिया से लौटा, मिशगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। जी, ये तो सूरत यारी है कि शहर को सैलाब ले गया, क्यों ले गया, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बड़ा वजह क्या है? नासिर भाई मेरे साथ ही रहिएगा। नासिर हुसैन शाह साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, वज़ीर इत्तलात है और लोकल गवर्नमेंट का महकमा भी इनके पास है। नासिर शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर शाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नासिर साहब बताइएगा, नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेन इमरजेंसी आप लोगों ने नाफिज कर दी है और मैं देख रहा था आप भी वज़ीर आला सिंध के हमरा जो हैं वो कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे मौजूद थे। पानी बहुत सा खड़ा हुआ है। रेन इमरजेंसी के तहत अब क्या इकदाम उठाए जाएंगे, कुछ हमारे PTV के व्यूअर्स को बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग काफ़ी देर से बाहर ही हैं जी, और मुख्तलिफ स्पॉट्स जो जहाँ पे पानी कुछ देर रुका हुआ था, काफ़ी जो बताया जा रहा था, वो खुद आज CM साहब ने विजिट किए। जैसे यूसुफ गोट का इलाका है, नागन चौरंगी है,
اور پھر اور بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو کچھ تکالیف تھیں. ہم آپ کے توسط سے بھی ان سے معذرت کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ کافی اب بہتری آئی ہے. اور آپ یہ جو بارشیں ہیں یہ معمول کی بارشیں نہیں ہیں. ٹھیک. ویسے بھی ہمارے ہاں ایشوز رہتے ہیں, جو نالے ہیں وہ انکروچ ہیں کافی ڈیکیڈ سے, جی. اور ایک دو دفعہ ہم نے انہیں صاف کرانے کی بھی کوشش کی. آپ کو بھی یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے بھی ایک موو کی تھی, پچر نالا دیگر نالوں سے ہٹائی گئی تھی تجاوزات, پھر کوئی اسٹے وغیرہ آ جاتا تھا. اس دفعہ ایک بڑی اچھی جو مثبت چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہے, تو لوور کورٹس اب اس پر کوئی اسٹے وغیرہ نہیں آئے گا. تو جو این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تجاوزات ہٹانے کا, وہ بھی بہتر طریقے سے ہو جائے گا. لیکن آپ کو یاد ہوگا, اور آپ نے ابھی نام لیا ناصر بیگ صاحب کا, وہ میرے انتہائی محترم اور بہت ہی سینئر ہیں. انہیں بھی یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ بارشیں ہوتی تھیں کراچی میں اس سے کم اسپیل کی بھی, تو بہت ساری شاہراہیں, بہت سارے علاقے جو ہیں وہ مفلوج ہو کر رہ جاتے تھے. لیکن اب ظاہر ایشوز ہیں کچھ علاقوں میں, لیکن موسٹلی جو ایریاز ہیں وہ کچھ گھنٹوں میں ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے پانی, کیونکہ یہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے کافی وہاں پہ کام کیے, وہ اس طرح کے انتظامات کیے کہ یہ صورتحال ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو رین ایمرجنسی لگائی گئی اس کے مختلف ایشوز تھے. ایک تو سندھ کے بیشتر جو ڈویژن ہے وہاں پہ یہ شدید بارشیں ہیں, جیسے کراچی کے ساتھ حیدرآباد ڈویژن ہے, میرپور خاص ڈویژن ہے, پھر شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے کچھ حصے میں, تو بہت شدید بارشیں ہو بھی رہی ہیں اور آگے فور کاسٹ بھی ہے. تو اس لیے یہ رین ایمرجنسی کا اناؤنس ہوا ہے. ناصر شاہ صاحب, میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو سن رہا تھا ایک نشری انٹرویو میں, وہ کہہ رہے تھے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے $10 ارب درکار ہے, نہ وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے نہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, پھر کراچی کے جو شہری ہیں, اور آپ ظاہر بات ہے خود عوام سے مینڈیٹ لے کر آتے ہیں سندھ سے, کیا وائے میڈیا ہوگا, وے فارورڈ کیا ہے؟ اتنی خطیر رقم تو میسر نہیں ہے. پھر کیسے, یہ تو ایک تو ہوتا ہے قدرتی آفت اور ایک ہوتی مین میڈ ڈیزاسٹر. ایسے لگتا ہے کراچی میں دونوں آپس میں مل گئے ہیں, مین میڈ ڈیزاسٹرز بھی ہیں اور جیسے آپ نے کہا غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, ظاہر ہے مین میڈ ڈیزاسٹر ہوئے ہیں, اس میں ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی, میں کسی پر بلیم نہیں لگاؤں گا, لیکن بہت کام ہوا ہے اور بہت کام ہم کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے مکمل انفراسٹرکچر اور بہت ہی آئیڈیل سچویشن کے لیے جو پیسے سی ایم صاحب نے کہا, یہ صرف سی ایم صاحب نہیں کہتے, بلکہ جو بھی اس بات کا رکھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, ان سب نے کہا ہے کہ اتنا کافی زیادہ فنڈ چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے وسائل ہیں ان میں جیسے ابھی کافی ایریا کو بہتر کر دیا گیا. پہلے اگر اتنی بارش ہوتی تو کلفٹن پورا چوک ہو جاتا, طارق روڈ, خالد بن ولید, شارع فیصل, ابو الاسوانی روڈ, راشد بن ناز روڈ, شارع پاکستان, دیگر اور بہت سارے ایریا جو ہے بالکل مفلوج ہو جایا کرتے تھے. فلائٹس آپ کے علم میں ہے کہ کینسل ہو جاتی تھی, ایئرپورٹ تک لوگ نہیں پہنچتے تھے, عملہ نہیں پہنچتا تھا. لیکن اس شدید بارش کے باوجود کافی روڈ موٹریبل ہے. تھوڑی دیر کے لیے ضرور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ٹریفک جیم ہوتا ہے, ایشوز آتے ہیں, لیکن 2-4 گھنٹوں کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے ان بڑی شہروں پر. یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے وہاں پہ کام کیا. اچھا ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ ذرا رہیے گا. رہتے ہیں ایک سیکنڈ, جو ایریا ابھی رہتے ہیں جو باٹل نیک ہیں, جو ٹربل, وہ اب ہم نے رکھے ہوئے ہیں, جو پلان ہے ہمارے اس میں وہ کلیئر بھی کریں گے. اور خاص طور پر انکروچمنٹ, جو لیگل اور انلیگل انکروچمنٹ کا نام یوز کیا جاتا ہے, جس میں جیسے چیئرمین این ٹی اے میں جنرل افضل صاحب بہت ایکسپیرینس پروفیشنل جنرل ہیں, انہوں نے بھی جو یہاں کا سروے کرایا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی اور انہوں نے خود کہا کہ یہاں پہ لیگل انکروچمنٹ بھی ہے, انلیگل بھی ہے. لیگل انکروچمنٹ وہ ہے جو نالوں پر لیگلی ان کو الاؤ کر دیا گیا, الاٹ کر دی گئی چیزیں, یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کی. لیکن اب جب سپریم کورٹ نے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور این ڈی اے میں بھی ساتھ ہے, دیگر بھی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہماری کولیبوریشن ہے, تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان ساری انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے گا, نالوں کو صاف کیا جائے گا اور ان کے دونوں سائڈ پر روڈ بنائے جائیں گے, اور جو لوگ ہیں ان کو سیٹل کیا جائے گا. کہیں نہ کہیں ان کو اس طرح بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو برسوں سے لوگ رہ رہے ہوں, فیملیز ہوں,
उनको ऐसे ही हटा दिया जाए तो उनका भी प्रॉपर। ठीक है, आप कुछ कह रहे जी नासिर शाह साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर बेग चुगताई साहब, नासिर शाह साहब मौजूद है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को हत्फ तनकीद ठहराया जाता है कि 12 साल से इख्तिदार में, आपने सुना कह रहे हैं नासिर शाह साहब के बहुत सा काम हुआ और अब बहुत सी शराएं जो है वो मोटरेबल हैं, आप क्या कहेंगे चुगताई साहब? ये जो मसला है ना बारिश वाला, ये खासा डिफरेंट मसला है, और मसाइल कराची के हैं जो हल नहीं हो पाए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मसला है, मास ट्रांसपोर्ट का मसला है, सर्कुलर रेलवे वही पड़ी हुई है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बारिश पर। जी मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा था जी कि हम जो बारिश का पानी है वो बस्तियों में क्यों आने दे रहे हैं? क्या ऐसी वजह क्या है कि हम पिछले साल से नहीं सीख रहे, उसके पिछले साल से नहीं सीख रहे? यकीनी तौर पर बाज़ इलाके ऐसे हैं जो बचे हुए हैं इस बार पिछली बार के मुकाबले में, बताया मिनिस्टर साहब ने। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम छोटे छोटे डैम नहीं बना सकते? थड्डो डैम की तरह 7-8 डैम बना दें, पानी रुक जाएगा। सादी टाउन की तरफ जो रेला आ रहा है कीर्तन के पहाड़ों से सुपर हाईवे को पार करके, क्या उसको हम वहीं पर रोक सकते? वो पानी में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दुनिया में मस्तूरी झीलें बनाई जाती हैं बारिश के पानी से, बारिश के पानी से ज़राअत की जाती है। मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो मुमकिन है, और बाज़ जगह तो पैसे के बगैर मुमकिन है। हम उस पर गौर करें, हम उसको देखें क्या हो सकता है। हमारा जो हब डैम है वो आप देख लें, कितना क्लास की मिसाल है। उस हब डैम के साथ और डैम है बलूचिस्तान में, सिंध में भी बहुत डैम है, लेकिन बाज़ डैम सिर्फ 25 फीट के हैं। आप तो डैम छोटा डैम पड़ गया ना बारिश के अंदर। अब ये बारिश बढ़ती रहेगी शाह साहब और अजमर साहब, ये बारिश बढ़ती रहेगी। 346 मिलीमीटर हुई है, अगले साल 500 हो जाएगी। तो उसके लिए अभी से प्लान करना बहुत जरूरी होगा। आपको नाले बनाने होंगे, नालों पे जब तक आप इंक्रोचमेंट खत्म नहीं करेंगे। और एक और दरख्वास्त जी कि जिन्होंने इंक्रोच किया है उनको टास्क पे लाया जाए, उनको पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमे चलाए जाएं। और जब इंक्रोच करे उस पर एंटी टेररिस्ट कोड मुकदमे चलाया जाए। सिंपल बात है, शहर की ज़िंदगी का मसला है। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे हम लोग। शहर की ज़िंदगी का मसला है। इस शहर के नाले, मैंने लियारी नदी देखी है चलते हुए। भुट्टो साहब के ज़माने में मैं एक मीटिंग में था, बहुत छोटा था, मैं 19 ईयर्स का था, लेकिन भुट्टो साहब ने बड़ी इज्जत दी थी मुझे। तो उसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। मैं तो सिर्फ देख रहा था, जाहिर है। लेकिन डॉक्टर मुबशिर हसन और डॉक्टर अजीज़ अहमद खान साहब, वज़ीर ख़ारजा, अब्दुल हफीज़ पिरज़ादा, ये लोग लियारी में मोटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। अब लियारी नाला बन गया है। किसने बनने दिया उसको नाला? जवाब तो पूछे ना, जवाब को हासिल करें। और जो सड़कें हैं हमारी, अब आप देखें, अगर हम नाले बना देते हैं और उनके आसपास हम कुछ नहीं लगाते, आप करें सड़क बनाएंगे, वेरी गुड आइडिया। हम जो बाहर देख कर आया था मैं, ऐसे नाले हैं कवर्ड नहीं है वो, उनके 10 फीट इधर 10 फीट उधर ग्रीनरी है और फिर वॉल्स हैं। अगर हम सड़कें बना देते हैं तो क्या बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आज तो नाले वैसे नजर ही नहीं आ रहे, पानी पानी नजर आ रहा है। जी नासिर शाह साहब कुछ जवाब देंगे जो चुगताई साहब ने नुकात उठाए? जी बिल्कुल, नासिर बेग चुगताई साहब काफी सीनियर हैं, इंतहाई काबिल मोहतरम है, एहतराम के काबिल हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये होनी चाहिए और ये प्लान में हम लोग शामिल हुई क्यों नहीं, सवाल ये है। देखें, मैंने आपको अर्ज किया कि बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हुए ना, अगर नहीं होते तो ये जो एरिया मैंने आपको गिनवाए वो कैसे इस वक्त बेहतरी की सूरत हाल नजर आ रहे होते। और कुछ इश्यूज रहते हैं वो अब होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से हमारा असल इशू वो है और कई दफा कोशिश की गई और हटाए भी, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जाम खान शोरो साहब के जमाने में या उसके बाद भी कुछ हुए, लेकिन बाद में रुकावटें आती गई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सब लोग एक पेज पे हैं, एनडीए में भी और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और फिर सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, और उनके नोटिस लेने की वजह से कोई स्टे, कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी और हम इसको मुकम्मल तौर पर अमल कराएंगे, इंक्रोचमेंट हटाएंगे और इंशाल्लाह साथ में जो डैम की बात की कि रेन वाटर डैम्स भी बनाए जाएं।
देखें डैम यहाँ पे काफी बनाए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन मजीद जरूरत है, जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं। देखें वो तो रेले की बात कर रहे हैं ना, जो बाहर से पानी आएगा, ये तो इस वक्त तो ये जो अर्बन फ्लडिंग है ये इस वजह से हो रही है कि बारिश बहुत शदीद है, और फिर वो इस वजह से यहाँ पे मोस्टली पानी है। एक दो जगह पे इश्यूज हुए हैं। इस वक्त सबसे अहम इशू हमारे सामने है, जिस पर अभी हम लोग जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। मलीर नदी में थोड़ा सा एक जगह पे ब्रीच आया है और वहाँ पे लोग बड़े फंसे हुए हैं, और उनका पूरा मुकम्मल तौर पर नेवी भी हमें सपोर्ट कर रही है, बोट्स वगैरह। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उस पे वहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं और हमारे इस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर भी वहाँ पे खड़े हैं। चलें, थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप जरूर उसकी तरफ जरूर भरपूर अपनी तवज्जो दीजिए। नासिर हुसैन शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर बेगशुक्ताई साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। व्यूअर्स, बड़ा अहम मामला है, शहर कायद कराची को हमने दुनिया के लिए एक नमूने के तौर पर पेश करना है। आज के जो मनाजिर हैं वो काफ़ी हौसला अफजा नहीं है, बल्कि हौसला शिकन है। कुदरती आफत है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि कुदरती आफत के जो नुकसानात उनको मिनिमाइज करने के लिए हमें तदबीर भी करनी है और प्लानिंग भी करनी है, उसका फुकदान पाया जाता है। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह कल रात 10:05 आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।